नमस्कार अर्पण जी, जानना चाहता हूँ क्या आवाज पहुंच रही है? कुछ संकेत करिए आप तो जिससे। नमस्कार। सबसे पहले मैं जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण जी कुमार जी के प्रति आदर और आभार प्रकट करता हूँ। आप सबके सामने दो शब्द कहने का जो अर्पण जी ने हमें अवसर दिया है और बहाना है, हम सबके अनन्य प्रिय कवि, आलोचक, संपादक, संस्कृति कर्मी श्री अशोक वाजपेयी जी के 80वें जन्मदिन का। आज श्री अशोक वाजपेयी जी अपने सांस्कृतिक पुरुषार्थ के, बल्कि कहें सांस्कृतिक और रचनात्मक पुरुषार्थ से ओतप्रोत जीवन के 80 वर्ष पूरे कर रहे हैं और यह हम सब के लिए बहुत ही सुखद है, सुंदर अवसर है। मैं इस अवसर पर अपने प्रिय कवि, अपने वरिष्ठ कवि, मूर्धन्य संस्कृति कर्मी, कवि, आलोचक अशोक वाजपेयी जी को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और प्रणाम भी करता हूं। सचमुच में मेरे लिए यह एक दुर्लभ अवसर ही मैं कहूँगा कि मैं श्री अशोक वाजपेयी जी पर कुछ संस्मरण के ढंग से और कुछ जो उनकी रचनाशीलता है, जो उनका रचना संसार है, उसको ध्यान में रखते हुए कहने की कुछ कोशिश करूँगा। यह मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि इसके पहले जो अर्पण जी ने बहुत सुंदर बातचीत का, वक्तव्य का सिलसिला शुरू किया था, संस्मरण के रूप में भी और अशोक वाजपेयी जी के रचना संसार के में जो कुछ है उस पर भी बहुत सुंदर वक्तव्य आ चुके हैं। सीतांशु यशस चंद्र जी का, गुलाम मोहम्मद शेख साहब का, सुबोध सरकार जी का, मदन सोनी जी का, ध्रुव शुक्ल जी का, उदयन वाजपेयी जी का, प्रेरणा श्रीमाली जी का, मंजरी सिन्हा जी का, कलापनी कोमकली जी का वक्तव्य सुनने का मुझे अवसर मिला। अर्पण जी ने भी एक वक्तव्य दिया है, उसे देख के सुन के मुझे सचमुच में बहुत अच्छा लगा और सब ने जिस तरह से हमारे समय के एक मूर्धन्य कवि को अपनी शुभाशंसा दी है, शुभकामनाएं दी है, उससे मैं भी अभिभूत हुआ हूँ। अशोक वाजपेयी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस तरह से बहुत नज़दीकी रिश्ता मेरा कभी नहीं रहा और उनके प्रति मेरे मन में अथाह कृतज्ञता और सम्मान जरूर लगातार रहा और उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण यही है कि जहाँ आज मैं हूँ वह सब उन्हीं की चित्त भूमि है, उन्हीं की कल्पना भूमि है, उन्हीं की बनाई हुई, संजोई हुई, रची हुई एक ऐसी भूमि है जहाँ हमारी भारतीय संस्कृति अपने तमाम रूपों में, तमाम आयामों में पुकार लगाती है, अपने होने को सिद्ध करती है।
तो एक तो कारण यही है, हमारी रोजी रोटी है। और दूसरा यह है कि जो काम उनने किया था, जाहिर है वो बहुत बड़ी प्रतिभा है, बहुत सामर्थ्य है उनमें, लेकिन मुझे ईश्वर कृपा से और मैं यह कहूँगा कि जो भी मेरे पुरखों का प्रताप है, आशीष है, उसकी वजह से वहाँ काम करने का मौका मिला। और मैं भी कुछ इस भाव से ही काम करता हूँ कि वह जो रचना भूमि है, जो अशोक वाजपेयी जी ने, जगदीश स्वामीनाथन जी ने, बाबा कारन जी ने, अर्जुन सिंह जी ने, दिलीप चित्रे जी ने और बहुत सारे अभी जिन लोगों ने बोला है, उन सब ने मिल के बनाया है। और उसको मैं जितना हो सके बेहतर ढंग से वहाँ काम कर सकूँ। मैंने अर्पण जी से कहा था कि अब जब इतने वक्तव्य हो गए और सब तरह का है तो मैं बोलूँगा क्या। तो उन्होंने कहा, चूँकि आप वहाँ हैं और एक लंबा रिश्ता रहा है उस जगह का और आपका अशोक वाजपेयी जी से, तो आपको बोलना चाहिए। और मुझे भी लगा कि बहुत कम अवसर हैं जीवन में जो कृतज्ञता के अवसर कहे जाने चाहिए। तो एक तरह से आज का, चूँकि अशोक जी 80 वर्ष के हो रहे हैं, तो उनके लिए सचमुच में उनके एक लंबे जीवन का, पुरुषार्थी जीवन का बहुत सुखद पल है। और मेरे जीवन का भी यह सुखद पल इस अर्थ में है कि मैं अपनी कृतज्ञता उन तक और आप सब तक पहुंचा पा रहा हूं। मैंने अर्पण जी से कहा कि मैं अशोक वाजपेयी जी की चित्त भूमि पर बोलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे बहुत अचरज होता है कि आप देखिए कि एक 19 साल 20 साल का युवक, एक तरह से युवक भी कहना थोड़ा सा वही लगता है, वो युवा हो रहे हैं, तब रघुवीर सहाय पर लिखना, तब जो माँ पर कविता लिखी हैं उनने, उस तरह की वोकैबुलरी, उस तरह की भाषा या उस तरह के संवेदनात्मक दृष्टिकोण को रखने की जो तमीज होती है, उनमें इतनी कम वय में आई, यह मुझे अचरज में डालता है। और मैं उन्हें मैं क्या, यद्यपि दुनिया ही मानती है, लेकिन मेरे जो मानने का कारण है उसे मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी उनको जो कुछ पढ़ा देखा, तो मैं उन्हें बेहद प्रतिभाशाली, प्रतिभा संपन्न और कल्पनाशील व्यक्ति मानता हूँ। लेखक के रूप में भी बड़े बड़े आयोजन के आकल्पक के रूप में, और जो उनकी नवाचारी वृत्ति है उसको लेकर भी। लेकिन चित्तभूमि में इसलिए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी चित्तभूमि एक मुश्तरका है, बहुत सारी चीज़ों से उनकी चित्तभूमि बनी है। उसमें कविता है, तमाम तरह की कलाएं हैं, और एक ऐसा सजग मनुष्य जिसने समाज के प्रश्नों पर, इतिहास के प्रश्नों पर, राजनीति के प्रश्नों पर बहुत मुस्तैदी से विचार किया है। मैं इस अवसर पर अपनी एक तरह से शिकायत भी उनसे दर्ज कराना चाहता हूँ। उनकी एक बहुत खूबसूरत किताब है, समय से बाहर, और पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो भी उस किताब को इतना महत्व देते हैं या नहीं। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत अद्भुत पुस्तक लिखी है। और शिकायत जिस संदर्भ में कह रहा हूँ, मैं सोचता हूँ वो किताब 5-7 साल पहले आ गई होती तो कुछ हमारा लोगों का भी बेहतर संस्कार हो सकता था। मुझे नहीं लगता कि कलाकारों पर, कला विधाओं पर, समय पर, शब्द पर इतना सुंदर निबंध किसी और कृतिकार ने हिंदी में संभव किया है। तो आखिर इस लेखक, इस दुर्धर्ष लेखक कहूँगा, जो बहुत सारा समेटे हुए है। अब उनके एक संग्रह का ही नाम है थोड़ी सी जगह, और बहुत बार वो थोड़ा सा आदमी, थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी इच्छा, बहुत सारा थोड़ा थोड़ा भी आता है उनमें। और चाहिए चाहिए भी आता है, बहुत चाहिए, बहुत भाषा चाहिए, बहुत जीवन चाहिए। तो यह जो थोड़ा और बहुत के बीच की उनकी आवाजाही है, वह सचमुच में हम सबको मुग्ध करती रही है। और मुझे लगता है कि उनके चित्त में ऐसा क्या बसता है कि एक सांस्कृतिक प्रशासक के रूप में, सांस्कृतिक आकल्पक के रूप में, जहाँ एक तरफ वो अव्वल दर्जे के व्यक्ति होते हैं, वहीं कवि के रूप में
कविता में, गद्य में अपनी भाषा, अपने कहन के अंदाज को लेकर मैं, यद्यपि मेरी कविता की लाइन है कि कविता में यह पंक्तियों का समय है, और मैं मानता हूँ कि छंद रहा, मुक्त छंद भी आया, बहुत प्रोजिक पोएट्री की भी बात होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कविता का विद्यार्थी होने के कारण कि कविता में यह पंक्तियों का समय है। और मैं मानता हूँ कि कविता में, गद्य में जिस तरह की पंक्तियाँ अशोक वाजपेयी ने दी है वह अन्यत्र दुर्लभ है। तो यह सब एक ऐसी उर्वर चित्त भूमि के, एक मुश्तरका चित्त भूमि के श्री अशोक वाजपेयी जी को जानने का, उन्हें प्रणाम करने का यह अवसर मुझे मिला। सचमुच में मैं पुनः अर्पण जी के प्रति कृतज्ञ होऊंगा। और आप सब जुड़े हैं, अब चूँकि बहुत सारा यहाँ तामझाम रहता है तकनीक का, तो मुझे उतना आता भी नहीं है, मैं बहुत ईजी भी फील नहीं करता, इसलिए मैं नाम न ले पाऊँ, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ उन सब के प्रति मैं सचमुच में कृतज्ञ हूँ। औपचारिक नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत भीतरी तौर पर, अपने अभ्यंतर के रूप से अशोक जी का ये भी एक बहुत सुंदर मुझे हमेशा लगता है कि अपने बाह्य और अभ्यंतर दोनों की आवाजाही में, उनमें जितना अधिक बाहर है उससे बहुत अधिक अभ्यंतर है, और यह दुर्लभ चीज़ मुझे लगती है। चूँकि भारत भवन के संदर्भ में बात है, तो मैं जब भारत भवन में बैठ के उनके काम को देखता हूँ तो मुझे बहुत, उनके कविता का भी मैं, उदयन जी ने उनकी कवित्रता को एक पवित्रता बोध की कविता कहा, पावनता से भरी ओतप्रोत कविता कहा, और मदन सोनी जी ने उनकी कविताओं को एक दिव्यता से ओतप्रोत, दिव्यता का पद लेकर उनने, मदन सोनी जी ने अपनी बात रखी है। ध्रुव शुक्ल जी ने रुचिर अंगनाई में, यद्यपि उनके जो सांस्कृतिक कर्म है, जो एक सांस्कृतिक आंदोलन का रूप दिया उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, उसको लेकर बहुत सुंदर बातें की। लेकिन जो मुझे लगता है, तो मुझे एक कविता की ही पीड़ा है कि गुण न हेरानो, गुण गाहक हेरानो है। तो इस कविता की पीड़ा का मुझे लगता है कि अशोक वाजपेयी आजीवन उपचार करते रहे हैं। जहाँ जो गुणी मिला उसको वो उठा लाए। मैं विरुद्धों का सामंजस्य भी कहूँगा, तमाम जो उनका विचारधारा को लेकर, स्वभाव को लेकर मेल नहीं होता, उनका भी संगम करा देने का जज्बा उनका मैं देखकर एक तरह से कहूँ अभिभूत तो होता ही होता हूँ, प्रेरणा भी पाता हूँ कि इतने तरह के लोगों को जोड़ने का जो उनने काम किया, मुझे नहीं लगता कि भारत में इस तरह का किसी ने काम किया। दो व्यक्तित्व हमारे पहले के हैं, बल्कि तीन मैं कह सकता हूँ। एक और आप सब जानते हैं, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह से, जो हम लोग संस्कृति की कलाओं की रोटी खा रहे हैं, तो दरअसल उसका सबसे बड़ा श्रेय भारत की आज़ादी के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही जाता है, नहीं तो पता नहीं हमारे देश का सांस्कृतिक नक्शा कैसा होता। फिर रविंद्र बाबू, यद्यपि रविंद्र बाबू का जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी सब बहुत सम्मान करते रहे थे, तो मैं रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लेना चाहूँगा। अगजे ने भी बहुत इस तरह का काम किया, और अगजे की तो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, सब सर्जन आंचल पसार कर लेना। तो मैं कह सकता हूँ कि अगजे की इस पंक्ति को जो पूरी तरह से जिनने चरितार्थ किया वो अशोक वाजपेयी जी हैं। उनने जो भी सर्जन जहाँ मिला उसको उनने चरितार्थ किया, उनने संभव किया। इस अर्थ में मैं उनको अपनी प्रणति देता हूँ, उनके काम को प्रणम्य मानता हूँ। जैसा कि मैं कह ही रहा था कि तकनीक में मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, बच्चे लोग इसको करते हैं तो वो चीज़ें लड़खड़ा भी रही हैं, आप देख भी रहे होंगे, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन बात में व्यवधान न हो, इसके लिए मैं जो तीन विभूतियों का इस अवसर पर उल्लेख करना चाहता था, पंडित नेहरू, टैगोर और अगजे का।
तो इस तरह से जो गुण हेरानो गुणगाहक हेरानो है, तो जो हमारे समय की हमारी कविता की पीड़ा थी, उस पीड़ा का उपचार करने में जो अशोक वाजपेयी जी ने पूरे समर्पण से, पूरे सामर्थ्य से जो काम किया है, वह सब सहज ही उनके प्रति मेरा माथा झुकाता है। उनकी ही कविता पंक्ति है कि उनकी कविताएं प्रार्थना हैं। अब जब इस पंक्ति को मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि आप सब ने देखा होगा मनुष्य एक अजीब प्राणी है। आप जितनी प्रार्थनाएं देखिए, ईश्वर को मतलब क्या क्या नहीं बना दिया है उसने। अर्थात ये है कि अनंत वक्त्रनयनम अनेकाद्भुत दर्पणम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। वो कहता है खूब सब कुछ हो, असीम हो, अनिर्वाण हो, तुम सब कुछ हो, अपरिमेय हो, पर ये कह के ही मनुष्य माथा झुकाता है। मनुष्य ऐसे माथा नहीं झुकाता। प्रार्थना होने का प्रार्थना की कविता बहुत महान कविता है कि मनुष्य तभी अपना माथा झुकाएगा उस ईश्वर से जब वो ये सब होगा, वो अपरिमित होगा, असीम होगा, अनंत होगा, अभेद होगा, अछेद होगा, सर्वव्यापी होगा, सर्वसम्मान्य होगा, किसी एक का नहीं होगा, सबका होगा, तभी वो माथा झुकाएगा। तो उनका जो ये कहना है कि मेरी कविताएं प्रार्थनाएं हैं, तो मैं इसका आदर करता हूँ कि सचमुच में वैसे मैं कहूँ तो सबकी कविताएं प्रार्थनाएं हैं। क्योंकि प्रार्थना को दरअसल जब जैसा युग होता है, जिस तरह से प्रार्थना चीज को थोड़ा सा इतना धब्बा लगा दिया गया है प्रार्थनाओं को कि थोड़ा अब इतना समझने में दिक्कत आती है। लेकिन प्रार्थना महान कविता है, और अशोक जी जब ये कहते हैं अपनी कविताओं का, तो जाहिर है महान कविता की पक्षधरता ही प्रकट करते हैं, और मैं उनके इस भावना का सम्मान करता हूँ, उनके इस मंतव्य को शीश झुकाता हूँ। बहुत सुंदर बात उनने ये चीज कही है, और जिस तरह से उनने अपने कविताओं में काम किया है, तत्सम का को लेकर, तद्भव को लेकर, मदन सोनी जी ने उसकी तत्सम और तद्भवता को लेकर बात भी की है अपने वक्तव्य में, और सही ही की है उनने। तो वो जाहिर है कि जिस तरफ कविता अपना मुख खोलती है, वो बहुत ही सुंदर बात है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। और उससे उनके चित्त भूमि उर्वर होने का, समशील होने का, सहिष्णु होने का, सच्चे अर्थों में शीलवान होने का पता भी देती है। एक और पता नहीं क्यों मुझे बार बार लगता है, सब ये सुना हुआ श्लोक है सबका, भवभूतिका उत्पश्यते च मम को अपि समान धर्मा। फिर आगे है निर्वधि कालो निर्वधि विपुलाच पृथ्वी, कुछ मैं उसको हाँ, कालो हयम निर्वधि विपुलाच पृथ्वी, कालो हयम निर्वधि विपुलाच पृथ्वी। वैसे निर्वधि शब्द अशोक जी का भी बहुत मुंह लगा है। तो मैं इस श्लोक को यहाँ इसलिए याद किया कि जब मैं कह रहा था गुण हिरानो गुण गाहक हिरानो है, तो उनकी कविता का एक मूल चरित्र में, केंद्रीय चरित्र, जैसे मदन सोनी जी ने उसको दिव्यता की कविता कहा, उदयन वाजपेयी जी ने उसको पावनता की कविता कहा, पौत्रा, तो मैं उसको गुणगान की कविता कहूँगा। उसमें बहुत सारे गुणों का गान है। तो इस तरह से इतने सारे गुणों का गान है, तो आखिर यही तो पीड़ा हमारे भवभूति को थी कि कोई कभी न कभी आएगा जो मेरे इस काम को, मेरे सर्जना को जानेगा, देखेगा, और ये जो विपुल पृथ्वी है, ये जो निर्वधिर काल है, कोई जरूर आएगा। एक बहुत उम्मीद की, तो ये निर्वधि और उम्मीद दोनों अशोक वाजपेयी के बहुत प्रिय पद हैं। और मैं भवभूति को इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे गांवों में, पहाड़ों में, जंगलों में, छोटे छोटे कस्बों में रहे लोगों को, रचनाशील लोगों का जिस व्यक्ति ने नोटिस लिया, जिन्होंने उन सबको मान दिया, वो अशोक वाजपेयी हैं। तो भवभूति के इस कथन को
भवभूति के इस कहे को, जिसने चरितार्थ किया अपने काम को, उसके 80वें जन्मदिन पर मैं अभिनंदन करता हूँ, अपनी प्रणति देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो हमारे बीच इसी तरह से सक्रिय रहें और 2041 में उनकी मैं कहूँगा 100 वर्ष पूरे करें। और जब हम सब उनका जन्मदिन मनाएं, उनके जन्म पर कुछ अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करें, तो उनकी बड़प्पन भरी उपस्थिति हमारे बीच जरूर हो। कविता के संदर्भ में चूंकि कुछ अर्पण जी ने कहा कि आप थोड़ा बहुत ही कहें, थोड़ा ही कहें, बल्कि भारत भवन को लेकर कहें, तो मैं चूंकि अर्पण जी ने हमें बोलने का अवसर दिया है, तो उनके कहे का मान रखना मेरा नैतिक दायित्व भी है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस भारत भवन में मैं काम करता हूं, उसको अशोक जी ने रचने बनाने का जो पुरुषार्थ किया है, उसकी वजह से मैं कृतज्ञ हूँ और मेरी दाल रोटी भी उसकी वजह से चलती है। और इस नाते और जो कुछ समझ पाया जीवन को, क्योंकि मैं तो बहुत छोटे से घर से आता हूँ, बहुत छोटे से गांव से आता हूँ, बहुत छोटे से परिवार से आता हूँ और तमाम संघर्ष, जहाँ रोजी रोटी ही पा लेना बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है, ऐसे परिवार से आता हूँ। तो वहाँ कला संस्कृति या कला संस्कृति के आंगन में काम करना, परिसर में काम करना मेरे लिए सचमुच में एक बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा अवसर है। और यदि अशोक जी ने यह सब न रचा होता तो मैं कैसे काम करता। इसलिए मैं तो जाहिर है उनके प्रति आजन्म कृतज्ञ हूँ, जब तक हूँ तो कृतज्ञ ही हूँ। और इसको मैं बार बार दोहराना भी चाहता हूँ, मैं उनका इतना ऋणी हूँ कि मैं ऋण नहीं होना चाहता हूँ। भारत भवन को लेकर बड़ी विसंगतियां हैं। एक तो देश में भारत भवन के विशेषज्ञ बहुत लोग हैं, इतनी विशेषज्ञों की संख्या है कि वो बड़ा मुश्किल होता है। और ये बहुत पहले से रहे हैं और मैं देखता था, मैं तो बहुत छोटा सा कारकुन के रूप में वहाँ आया और वहाँ काम सीखा और बहुत बड़े बड़े कलाकारों को देखने का, उनका सानिध्य पाने का अवसर पाया। लेकिन जिस तरह से, जैसे जो हम मीडिया शब्द इस समय कहते हैं, तो जब मैं अपनी नौकरी में आया ही था तो भारत भवन तमाम विवादों के वजह से लगातार रोज अखबारों की सुर्खियों में होता था। तो मुझे भी बहुत पीड़ा होती थी कि कहाँ नौकरी करने आ गया, कैसे मैं पहले ही अपनी पारिवारिक स्थिति को बता चुका हूँ आपके सामने, तो आप मेरी मना स्थिति समझ सकते हैं। तो ऐसे में जब धीरे धीरे मेरी समझ थोड़ी ठीक हुई, यद्यपि अभी भी वो टूटी फूटी ही है, मैं अशोक जी के काम को समझने में हमको एक जन्म कम है, वो इतनी पुरुषार्थी और कल्पनाशील शख्सियत हैं। लेकिन जब मैं जो समझा और देखा कि उन पर बहुत झूठे आरोप, इतना अच्छा काम करने वाला व्यक्ति इतने झूठे आरोपों का सामना किया, यह भी मुझे अचरज में डालती है। और लगता है कि उनकी चित्त भूमि में कितनी ताकत है, कितनी उर्वरा है, कितनी त्वरा है और उनके चित्त की वसुधा कितनी विशाल है कि उनने यह सब सह लिया और अपने पथ पे, अपने अच्छे काम से वो विरत नहीं हुए। इसलिए उनके प्रति एक, देखिए, अतिरिक्त मान मिलना ही चाहिए। वह हमारे समय में बहुत सारे जरूरी कामों के साथ एक अतिरिक्त जरूरी कामों के करने की वजह से हम सब के लिए बेहद सम्मान्य और बेहद आदरणीय हैं। उनके 80वें वर्ष पर हमें ईर्षा द्वेष से नहीं, हमें पूरी उदारता से, पूरी न्याय दृष्टि को अंडरलाइन किया जाना चाहिए, पूरी नैतिक दृष्टि से उनके किए को, उनके पुरुषार्थ को सम्मान देना चाहिए। गुणी व्यक्ति का जब हम गुण गाते हैं तो जाहिर है उस गुण का प्रसार होता है। मैंने उनके जैसा ईमानदार अधिकारी मैंने नहीं देखा, उन पर बहुत गलत आरोप लगे। मैं उनके
क्या कहना चाहिए, इकोनॉमिकल करप्शन पर कभी उन पर कोई उंगली उठाए, ये चीज मैं कभी न स्वीकारूं। उनको ब्यूरोक्रेट इत्यादि क्या क्या कहते रहे, लेकिन मेरी दृष्टि में वो सच्चे लेखक हैं, कल्पनाशील संस्कृति कर्मी हैं, और उनने जो दिया है वह सब हम लोगों के लिए बहुत बड़ी धरोहर है। मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति अपने एक जीवन में इतना कैसे कर पाया, इतनी कृतियां हैं उनकी कि मतलब पढ़ने लगो तो मैं अभी 3-4 दिन से जब उनको थोड़ा दोबारा कुछ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, यद्यपि मैं बहुत लद्दड़ पढ़ाकू हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो अभी उनको पढ़ा तो मुझे लगा कि कितना काम उनने किया है। मतलब उनके इंटरव्यूज़ की किताब आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि हिंदी में उनकी जैसी कोई शख्सियत और है जिसने इतनी सारी पत्रिकाएं निकाली। एक पूर्वग्रह पत्रिका है जिससे मेरी नौकरी ही हुई और मैं आजकल उसके संपादन से संबद्ध हूँ, और पूर्वग्रह उनने निकाला, साक्षात्कार कहीं सीधे कहीं नेपथ्य में उससे जुड़े, मतलब उनसे जुड़ी पत्रिकाओं का नाम लिया जाए, पूर्वग्रह, साक्षात्कार, कला वार्ता, समास, बहुवचन, पुस्तक वार्ता, पूरा पटकथा, ये सब याद करना पड़ता है कि उनने कितना सारा इस तरह के पत्रिकाओं के महत्व को, कैसे पत्र पत्रिकाएं, सांस्कृतिक साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं निकलें, साहित्य में क्या हो रहा है, संस्कृति में क्या हो रहा है, साहित्य के प्रश्न क्या हैं, समाज के प्रश्न क्या हैं, कला के प्रश्न क्या हैं, यह उठने चाहिए और पत्रिकाओं का काम है इन प्रश्नों को उठाना। मैं उन पर एक और उनके उर्वर चित्तभूमि पर एक पद जैसा शब्द ही रखना चाहता हूँ, प्रश्नचर्या। लगातार अपने उनका बहुत सारा कविताओं में भी है, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये शब्द बहुत आते हैं, बार बार लौटते हैं उनकी कविताओं में ये शब्द। तो मैं इन शब्दों को देखते हुए लगता है गहरी प्रश्नचर्या उनके भीतर चलती रहती है। तो ये प्रश्नचर्या तस्दीक होती है उनने जो कविता की पत्रिकाएं और कला की पत्रिका निकाली, कला आलोचना की पत्रिका निकाली, साहित्य आलोचना की पत्रिका निकाली, इस तरह से जो उनका क्या कहना चाहिए कि लोगों के बीच जाने का जो लहजा है, तरीका है, कितना सम्मानजनक है। और एक चीज़ और मैं बोल रहा था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पत्रिकाएं निकाली, और मैंने पहले ही कहा कि जोड़ने का जो है, विरुद्धों के सामंजस्य को आप देखिए, स्वामीनाथन जी, कारन जी, हबीब तनवीर, दिलीप चित्रे, पंडित कुमार गंधर्व, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर। अब उनकी जो किताब है जिसकी चर्चा कर रहा था, समय से बाहर, आप कुमार जी पर उनका निबंध और कविताएं देखिए, लगता है कि इस कवि की चित्त भूमि कितनी उर्वर है, इसके भीतर करुणा का अथाह, जैसे अथाह जलराशि हो। मैं ये चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग कहते हैं करुणा, संवेदना, तो एक तरह से इनकी उजास, इनकी तरलता का स्पर्श हमें मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि करुणा, संवेदना भी ठस पड़ने लगती हैं। तो ऐसे ही पुरुषार्थी लोग, एक महान गायक, महान कवि, महान कलाकार हमारी संवेदना को, हमारी करुणा को, हमारी कल्पनाशीलता को तरल और अंजोर पूरित करने आता है, और वह इतना खूबसूरत ढंग से करता है कि सचमुच में उसका हमारे प्रति उपकार तो है ही। वो जिस तरह से उससे हमें हमारे भीतर निगाह पैदा कर देता है, उससे हमारी भी दुनिया थोड़ी अच्छी और बेहतर हो जाती है। हम कमतर दुनिया से एक बेहतर दुनिया की तरफ आ जाते हैं। मैं बेतरतीब ही कहूँगा, भारत भवन पर बार बार लौटूंगा, सूरदास की पंक्ति की तरह, जैसे उड़जहाज को पंछी उड़जहाज पे आवे। तो मैं भारत भवन की तरफ ही लौटूंगा। एक चीज़ और मुझे उनके प्रति बहुत ईर्ष्या से भरती है, बहुत ईर्ष्याल हो जाता हूँ। बड़े बड़े सेमिनार होते थे और संगीत सभाएं, नाटक, मैंने उनको एक बार उससे उठते नहीं देखा। इतनी ललक, इतनी लालसा
सर्जन के प्रति, रचना के प्रति, कलाओं के प्रति मैंने और कहाँ देखी मुझे याद नहीं पड़ता है। तो उनका ये सब जो ऐसा मन मिजाज है, उनका जो मन मीठ है, मन का मीठापन है उनका, वो इतना गहन है, इतना गहरा है कि उसमें बहुत सारी कलाओं का रस संभार है। मैं पाता हूँ कि उसमें है उनके। चाहे कला प्रदर्शनी हो, आप देखिए उनके बहुत सारे चित्रकारों से दोस्तियां हैं, बहुत सारे संगीतकारों से दोस्तियां हैं, खुद बहुत बड़े कवि हैं, आलोचक हैं तो साहित्यकारों से हैं, बहुत संपादकों से हैं, और नृत्य में उनकी बहुत समझ है। उनकी पत्नी आदरणीय रश्मि वाजपेयी जी और बहू ही अल्पना जी, और अब तो जो भतीजे की पत्नी है सृष्टि, वो भी नर्तकी ही हैं। तो एक तरह से खैर उनका परिवार ही साहित्यकारों और कलाकारों का परिवार है। तो सब चीज में इतना ऐसा विशेषज्ञता का भाव, ऐसी रसिकता का भाव, तो मुझे लगता है ये इनका चित्त बना किससे है। ये तो अन्वेषण का विषय है कि ये सब ऐसा कैसे समाया रहता है, कि कैसे सब कर पाते होंगे और कैसे होता होगा। अचरज होता है वो सब देख के, उनका ये सब की सब चीज सब तरफ जुड़े हुए हैं। अब जाहिर है कि जब ये सब देखते हैं तो अब सम्मान के अलावा क्या उपज सकता है। सम्मान ही तो उपजेगा जो व्यक्ति इतना सारा जिसने किया, आज अपने तमाम तरह के क्या कहना चाहिए कैरियर की भाग दौड़ में जब वो रहे होंगे तो समय भी रहा होगा, लेकिन जिनका शुरू से ही साहित्य के प्रति, कलाओं के प्रति रुझान दिखता है। मैं सच में बार बार इसको दोहराऊंगा कि 18-19 साल में तो ढंग से मूंछ की रेख तक नहीं आई रहती, और रघुवीर सहाय की पुस्तक सीढ़ियों पर धूप में पर समीक्षा लिखना, या इतनी सुंदर जो आसन प्रसवा माँ के लिए जो कविताएं हैं, वो कितना मतलब कमाल का काम उन्होंने किया है, और कैसा उनका दिल दिमाग है, किससे बना हुआ है, किस चित्तभूमि के व्यक्ति हैं। मुझे तो अचरज होता है, और मैं बहुत मेरे इस वक्तव्य को उस तरह सा का वक्तव्य न कहा जाए, बल्कि एक भाव विह्वल व्यक्ति के मुंह से जो फूट पड़े, टूटा फूटा मैं अपनी लटपटाती जिह्वा से जो मैं कह सकूं वही है। जैसे शब्द पर उनका बड़ा जोर है, लेकिन जिस तरह से नृत्य देह में रहकर देह से बाहर हो जाने की कला है, देह का अतिक्रमण कर लेने की कला है, ऐसे ही मैं उनकी कविताओं को शब्द में रहकर शब्द का अतिक्रमण कर लेने की कला मानता हूँ, कविता मानता हूँ। क्योंकि बहुत उनकी कविताएं हैं जो सचमुच में वो शब्दों का, जो शब्द कहे गए हैं उनको एक आस्वाद के धरातल पर कहें, बल्कि उससे जो ध्वनि निकलती है वो शब्द का अतिक्रमण कर लेती है। और किसी कविता के लिए कितने सौभाग्य की बात है कि वह अपने शब्दों का अतिक्रमण करती कविता हो, बल्कि उसके पार जाने की कविता हो। जैसे शमशेर जी की लाइन है कि वो माध्यम मुझे क्षमा करना, मैं तुमसे पार जाना चाहता हूँ। तो ये जो पार जाने का है, शब्द में होकर शब्द में, शब्द के पार चले जाने का पुरुषार्थ उनने अपनी कविता में दिखाया है, अपने गद्य में दिखाया है। वो अभिभूत करता है और हमारे लिए उत्प्रेरक भी बनता है। प्रेम कविताएं उनने बहुत लिखी हैं, और थोड़ा सा उन पर कभी कभी कुछ देह श्रृंगार ऐसे कुछ कहना चाहिए कि एक ऐसी आलोचनात्मक दृष्टि रखी गई। यद्यपि किसी कविता, कहानी या किसी भी रचना के बारे में अपनी दृष्टि रखने का, कहने का है, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से हम देह में रहकर देह में नहीं भी रहते, उसी तरह वह कविताएं देह रूपी घट में होते हुए भी अपने अनुगूंज से, अनुरणन से, प्रतिध्वनि से
और एक लंबी पुकार से देह की बाहर की कविताएं हैं। उदयन जी ने अपने वक्तव्य में लोक का जिक्र किया था और सही ही किया था श्रृंगार के पक्ष में, लेकिन मैं थोड़ा लोक का दूसरे संदर्भ में उल्लेख यहाँ करने का मेरा मन है। पता नहीं अशोक जी का जो उनका चूँकि बहुत सारा जीवन और जो काम है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, तो एक जगह उंगली नहीं रखी जा सकती कि उनने कहाँ कितना लोक से लिया, कितना शास्त्र से लिया, कितना समकाल से लिया, कितना अतीत से लिया, कितना आगम को देख रहे हैं। ये एकदम उंगली रख के नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये सब बुना हुआ है, बल्कि गहन रूप से उनके रचना संसार में बुना हुआ जरूर मुझे दिखाई देता है। लोक को मैं इस अर्थ में कहता हूँ कि लोक में जो मेरे ख्याल से अशोक जी ने भी रघुवीर सहाय पर वक्तव्य में एक समानता को लेकर हमारे समाज में जो एक सम्यता का भाव हो, ऐसे कुछ वक्तव्य में उनके उल्लेख भी किया था। तो मैं इस अर्थ में कहना चाहता हूँ कि सच में कविता ने ही लोक में श्रृंगार तो है, लेकिन समता का भी बहुत। अब देखिए, एक गीत है जो हर जगह, चाहे वो बघेलखंड हो, अवध का इलाका हो, बुंदेलखंड हो या भोजपुरी का इलाका हो, सब जगह गाया जाता है। यहाँ तक कि थोड़ा सा ध्वनियाँ बदल जाती हैं, मिथिलांचल हो, सब जगह कि सोने के थारी में जिमना परोसूं। और अब आप देखिए कि चाहे कितने भी गरीब के घर में शादी ब्याह हो, लेकिन जो लड़का है, जो वर है, वो राम हो जाता है और वो उसको भोजन जो है सोने के थाली में खाता है, जिसने कभी ढंग से सोने को छुआ भी न होगा, लेकिन एक गीत ही है जो उसको सोने के थाली में भोजन करा देती है। और एक गीत ही है जो उसको चांदी के गिलास में पानी पिला देती है। और ऐसे गीतों ने अतिक्रमण भी बहुत वैसा किया है जिसको कहना चाहिए जो संभव नहीं है वो गीतों में संभव कर दिया। जैसे यद्यप देवकी संदर्भ है और भोजपुरी में जो छठ होती है उसमें गाया जाता है, चंदन पांडे जी वगैरह, शारदा सिन्हा जी वगैरह ने गाया भी है कि मतलब वो जो प्रार्थना करी, अर्थात जो नायिका है वो कह रही है कि गंगा माई जब मेरी मनौती पूरी हो जाएगी, मेरा 8वां गर्भ रह जाएगा और 8वीं संतान मुझे प्राप्त होगी, तो मैं आपका पूरा एक घाट सोने से मढ़वा दूंगी। तो अब आप फिजिकली देखिए तो नदी का घाट सोने से मढ़वा देना कितना कठिन है, लेकिन यह एक कविता, एक गीत यह संभव कर देता है। तो जो असंभव है उसको हमारी कविताएं, हमारे गीत संभव करते रहे हैं। इस अर्थ में मैं अशोक जी की भी कविता को कहता हूँ, उनमें बहुत बार एक अनंत नाम का शब्द आता है और वास्तव में उस अनंत ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को संभव किया है, कविता में घटित किया है, कविता में हो जाने दिया है, जो वैसा देखा जाए जिसको हम कहते हैं एक भौतिक, एक संसारी व्यक्ति के रूप में हम देखें तो मुझे लगता है कि संभव नहीं है। तो ऐसा अशोक जी ने भी अपनी कविताओं में, उनकी चित्तभूमि ने बहुत सारे ऐसे कल्प वृक्ष रोपे हैं कि जिसमें बहुत सारी ऐसी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है जो एक संसारी व्यक्ति के लिए दुर्लभ या मुश्किल प्रतीत होती हैं। इस अर्थ में मैं लोक का भी जिक्र उनकी कविता के संदर्भ में करना चाहता था। अब मुझे यह लगता है कि शायद मैंने खूब बात की और कुछ एक मेरे ख्याल से एक रघुवीर सहाय की ही पंक्ति है कि जो संघर्ष मैंने नहीं किए वे सब हिसाब मांगने चले आते हैं। तो सचमुच में मैंने जो संघर्ष नहीं किया, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, उसका मैं अशोक वाजपेयी जी के बहाने हिसाब देता चल रहा हूँ। और उनने जिस तरह से काम कविता में
कविता की आलोचना में, साहित्य की आलोचना में, संस्कृति की आलोचना में, कलाओं की आलोचना में किया है, वह सब हम सब के लिए प्रेरक है। और मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में इतना बृहद विपुल काम हम कर पाएंगे। और उनने जो ये सब किया है, तो उनके 80वें जन्मदिन पर उसको याद करना, उसको रेखांकित करना जरूरी जान पड़ता है। और जब मैंने कहा कि उनकी कविता गुणगान करती है, तो किस तरह का गुणगान करती है? जो मनुष्य के भीतर, जो मेरे ख्याल से कलाओं पर केंद्रित कविता है, जिसको उदयन जी ने अपने वक्तव्य में शीर्षक ही बनाया था, उजाला एक मंदिर बनाता है। तो सचमुच में जो ये उजाला है, जो हमारे जीवन का, हमारी रचनात्मकता का, हमारी सर्जना का, हमारी सर्जनात्मकता का जो उजाला पक्ष है, उसी का मंदिर उनका कृतित्व है। और उसमें कोई उस तरह से मूर्ति पूजा का नहीं, बल्कि एक ऐसे माफ़ी चाहता हूँ, ये बार बार व्यवधान आता है। और मुझे लगता है कि मैं अपनी शुभकामनाएं, अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित कर चुका हूँ। और अशोक जी का जो कल्पनाशील व्यक्तित्व है, ईमानदार व्यक्तित्व है, नवाचारी व्यक्तित्व है, एक बहुत बड़े सर्जक का व्यक्तित्व है। और उनने सचमुच में तमाम मूर्धन्यों को किससे तो उनके कुछ जुड़ाव मेरा नहीं रहा, बहुत उनका स्नेह पात्र मैं नहीं बन पाया, लेकिन उनके काम को जानता हूँ। कविता एशिया, विश्व कविता, या जो भारत भवन में बड़ी बड़ी कला प्रदर्शनियाँ हुई, और नाटक पर बहुत बड़े बड़े कॉमनवेल्थ देशों के नाटक पर जो सेमिनार हुए, और बड़े बड़े नाट्य समारोह हुए, सिनेमा पर केंद्रित जो कुछ सेमिनार और वक्तव्य हुए, संगीत पर हुए, बहुत प्रसंग हुए। दरअसल भारत भवन में यह कुछ नेट महाराज की इच्छा है कि हम बोलना संभव न होगा, तो मैं फिर कभी एक अशोक जी की जो उर्वर चित्तभूमि है, उसको मैं अपनी प्रणत देता हूँ। उनके भीतर का जो मुश्तरकापन है, तमाम कलाओं के प्रति आदर, अनुराग और गहरा सर्जनात्मक, उनका बड़ा सर्जनात्मक, विपुल बृहद सर्जनात्मक काम है, उसको प्रणाम करता हूँ। और जिस तरह से उनने प्रेम कविताएं लिखी हैं, मृत्यु की कविताएं लिखी हैं, रिश्तों पर कविताएं लिखी हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहता था कि मैं पूछता हूँ कि एक सर्जक को ये थोड़े से में कहा जाए तो करता क्या है यहाँ? तो मुझे हमेशा लगता है कि वो बहुत सारे रिश्ते बनाता है, रिश्ते सिरजता है। इस अर्थ में मैं अशोक जी को बहुत बड़ा रिश्ता सिरजने वाला कृतिकार मानता हूँ। उनकी ब्रह्मांड से रिश्तेदारी है, अखिल ब्रह्मांड से रिश्तेदारी है, और ऐसी रिश्तेदारी उनकी सर्जना में बार बार हमें दिखाई देती है। वो अपने ही एक ऐसे कल्पना लोक में हमें विचरण करा देते हैं जो हम सब को विस्मय से भरता है, चकित करता है। लेकिन वह सब एक सर्जक की चित्तभूमि को समझने में हमारी मदद करता है। इसलिए जो ये तकनीकी व्यवधान है, आगे न बढ़ें। अब मैं चाहता हूँ कि अब यहीं हम अपने वक्तव्य को रोकें। बहुत सारे आज उन पर मेरे ख्याल से कई आयोजन हैं। कुछ मित्रों ने तो मेरे ख्याल से कुछ टाइम क्लैश भी हुआ है, इसी बीच पता नहीं किन कारणों से उनको करना पड़ा है। पर मैं सबके प्रति जो अशोक जी पर आयोजन हो रहे हैं या हुए हैं, आगे भी कुछ हमने अभी पोस्टर्स वगैरह देखे हैं जो आयोजन होने वाले हैं, सबको अपनी शुभकामना देता हूँ। उनका जो कविता में काम है, कला अनुशासनों में काम है,
संस्थानों को बनाने में, पत्रिकाओं को निकालने में, एक सांस्कृतिक माहौल बनाने में। आप सोचिए जरा कि यदि अशोक वाजपेयी न होते तो हमारे देश का सांस्कृतिक मानचित्र कैसा होता। आप उनके लिखने पढ़ने सहित मिलाएं तो 60 साल का मैं देखता हूँ, 60 साल के अधिक का देखता हूँ, और उनके सांस्कृतिक कर्म को यदि 50 साल का लेखा जोखा लें तो लगता है कि यदि जो उनने संस्कृति के क्षेत्र में जो अशोक वाजपेयी विरचित संस्कृति का मानचित्र है, उससे इस समय आप उसको यदि बाहर कर दीजिए तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति का, हमारे उत्सवों का, समारोहों का स्वरूप बहुत कमतर रह जाएगा। इसलिए जो बेहतर है उसमें अशोक वाजपेयी जी का योगदान बहुत बड़ा है, और ऐसे योगदान करने वाले, पुरुषार्थ करने वाले, सांस्कृतिक पुरुषार्थ करने वाले कवि, आलोचक, संपादक, संस्कृति कर्मी, एक सच्चे मनुष्य अशोक वाजपेयी का मैं अभिनंदन करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। चाहता हूँ कि वो 100 साल से अधिक का जीवन जिएं, इतनी ही सक्रियता से जिएं, और उनकी आत्मीयता की उजास, उनके अपनापे की धूप, उनकी आत्मा का ताप, उनका स्नेह हम सबको मिलता रहे। मैं बार बार शुभकामनाएं देता हूँ। आगे कुछ बन पड़ा तो मैं फिर कुछ उन पर कहकर अपने को ही कृतार्थ करूँगा। धन्यवाद।